जब एक आईएएस पीसीएस बनने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो एक जज बनने के लिए वो भी एक प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करने के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों है? एक्सपीरियंस की ज़रूरत क्यों है? तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो अभी हमारे सामने आ रहा है। तो इस पे बेसिकली आज इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आईएएस, पीसीएस या कोई भी सबऑर्डिनेट सर्विस में गवर्नमेंट के अंदर आपको जाने के लिए किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का आपको हायर एजुकेशन नहीं चाहिए। वहीं अगर जुडिशरी की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आपको एक जुडिशरी एग्जाम में अपीयर होना है तो यू नीड अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस फॉर दैट। तो देखिए 2002 से पहले जो है हमारे जुडिशल सिस्टम में, हमारे जुडिशल अपॉइंटमेंट सिस्टम में ऑलरेडी जो है इस तरीके का क्राइटेरिया जो है एग्जिस्ट करता था। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एलिजिबल रिक्वायरमेंट को हटाया और बोला कि देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारे पास जस्टिफाइड रीजन नहीं है ये बोलने के लिए कि अगर किसी कैंडिडेट ने 3 साल का प्रैक्टिस किया है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो है यहाँ पे नॉलेज गेन कर चुका है सो दैट ही कैन बिकम अ जज। ठीक है, या फिर उस लेवल पे पहुंच चुका है कि एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारी चीजें समझ चुका है, सीख चुका है। ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारे पास डेटा नहीं है। रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपके तीनों एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों लेवल आपके क्वालिफाई हो जाते, तो उसके बाद उस कैंडिडेट का 1 साल तक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो है वो कराना चाहिए, रादर देन उसको एक्सपीरियंस या 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है उस पर इम्पोज कर दिया जाए। तो देखिए 2002 से इसी तरीके से जो है सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते थे और इसी तरीके से जो है यहाँ पे फॉलो भी किया जाता था। लेकिन 2002 में यहाँ पे एमपी जुडिशल सर्विसेज के रेफरेंस में हमारे सामने कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज, एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ हमें देखने को मिले। उस टाइम भी जो है ये चीज कंट्रोवर्सी में रही, हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड कर दी गई। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली ये थी कि एटलीस्ट जो है आपका या तो आपके एलएलबी के ईयर्स में 70% मार्क्स हो, यानी आप जो है अपना, आपने 5 ईयर्स का एलएलबी कोर्स किया हो या 3 ईयर्स का किया हो, आपका 70% मार्क्स उसमें इन एग्रीगेट टोटल आ रहा हो, विदाउट एनी कंपार्टमेंट, यानी आप किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर में फेल वगैरह ना हुए हो, कंपार्टमेंट ना लगी हो, बैक ना लगी हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस 70% रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठ पाएंगे, या फिर आपका दूसरा, अगर आपके 70% मार्क्स नहीं है तो फिर आपको 3 साल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप एमपी में जुडिशरी का एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। तो ये तरीके का जो है रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा उस टाइम पे भी अराइज हो गए थे और अभी भी देखिए यही है कि सबको पता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पता है, जजेस को पता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसेस को पता है, हम सभी को पता है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, कहीं भी 70% ऑन एन एवरेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। शायद 2-3% ही ऐसे लोग होंगे जिनको एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में 70% मार्क्स मिल रहे हो इन एग्रीगेट। हालांकि ऐसी भी बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होंगे जहां पे इतना मार्क्स शायद ही किसी का कभी आया हो। एनएलयूज में अगर देखा जाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, ये 70% मार्क्स लाना थोड़ा अचीवेबल है, बट ऑल्सो इट इज इतना इजी अचीवेबल नहीं है। ठीक है, तो यही कहा जा सकता है कि ये 70% मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट है, क्या ये आर्बिट्री है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि देखो ये एक तरीके से अनअचीवेबल है हमारे करंट जो एजुकेशन सिस्टम है, लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसमें। इसके अलावा देखिए किस तरीके से दोबारा से ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है हमें देखने को मिला, क्यों दोबारा से ये चर्चा में आया, क्यों दोबारा से इसके चारों तरफ कंट्रोवर्सी जो है दोबारा से शुरू हो गई कि 3 ईयर रिक्वायरमेंट आना चाहिए, हर स्टेट में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, अधिवक्ता लोगों ने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक था ये उन लोगों ने उठाया, वकीलों ने, सीनियर एडवोकेट्स ने उठाया कि देखिए जब हम जो है पर्टिकुलर किसी भी कोर्ट में जा रहे हैं, किसी भी न्यायपालिका में हम जा रहे हैं,
तो हमारे सामने अगर बहुत ही इमेच्योर जज बैठा है, कोई फ्रेशर जज बैठा है कि अभी अभी अपने एलएलबी कंप्लीट किया और अपना जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, पीसीएसजे क्वालिफाई कर दिया और एकदम झट से जो है जज बन गया, मजिस्ट्रेट बन गए, ठीक है। तो अगर ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड ऐसे फ्रेशर जज के सामने हम जा रहे हैं, हम अपना कोई भी पर्टिकुलर जो है यहाँ पे बहस कर रहे हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो वो हमारी बातें समझ नहीं पाते, वो कानून की एप्लीकेबिलिटी को नहीं समझ पाते। बहुत अच्छे से वो पढ़ लिख के एग्जाम देके क्वालिफाई करके एज अ मजिस्ट्रेट तो अपॉइंट हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली सेंस में देखा जाए तो अभी भी वो असक्षम है वकीलों की बात समझने के पर्सपेक्टिव में, कानून समझने में, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में। इसीलिए इन लोगों ने बोला कि देखिए इन लोगों का जो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ये आना चाहिए, जिससे कि ये लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद ही ये लोग जज बन पाए। लेकिन किसी भी तरीके से क्या हमारे पास एक डेटा है, क्या बार काउंसिल के द्वारा ऐसा कुछ रिलीज किया गया, ऐसी कोई स्टडी हुई किसी और यहाँ पे लीगल बॉडी के द्वारा, कोई भी ऐसी कभी स्टडी हुई है जिससे हमें पता चले कि जो फ्रेशर जजेस होते हैं, फ्रेशर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो अपना एलएलबी करते ही जजेस बन गए हैं, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वालिफाइड ना हो या फिर इनकेपेबल हो किसी भी तरीके से मैटर लेने के लिए? ये डेटा हमारे पास नहीं है। ना ही बार काउंसिल के द्वारा इस तरीके का कोई भी मीटिंग हुआ या कोई भी डेटा जो है रिलीज करने को मिला, ना ही हमें देखने को मिला, ना ही वकीलों के द्वारा जो है ऐसा कुछ भी हमें रिपोर्ट देखने को मिला, ऐसा कोई स्टडी देखने को मिला। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी उठता है कि जितना हम पिछले कुछ सालों से खुश हो रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन होने वाला है महिलाओं का, लेजिस्लेटिव में हमारी महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, सांसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में अभी महिलाओं का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन लोअर जुडिशरी में देखा जाए तो महिलाओं का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। पीसीएसजे के जब भी रिजल्ट आते हैं, किसी भी स्टेट का आता है, तो हमें भरमार जो है लड़कियां दिखती हैं कि लड़कियों ने जो है टॉपर जो है लड़कियां हैं। अभी डीजीएस में जो टॉपर थी वो भी जो है एक महिला थी, यूपी पीसीएसजे में टॉपर थी वो भी महिला थी, एचजीएस में टॉपर थी वो भी महिला थी, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि देखिए महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो इस चीज से बढ़ रहा है, क्योंकि एलएलबी करते ही उनको जो है एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर एलएलबी करते ही उनको प्रैक्टिस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट उनके सामने आ जाए, तो क्या वो उतना फ्रीली पढ़ पाएंगे? क्या उनको सोसाइटी से, फैमिली से, रिलेटिव से कोई प्रेशर नहीं होगा कि यू आर अ गर्ल, यू नीड टू गेट मैरिड, इतना टाइम नहीं रुक सकते कि आपका एलएलबी कंप्लीट करो पहले 5-6 साल का, फिर आपके बाद आप अपना 3 साल का प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने अटेम्प्ट्स दो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जरूरी बहुत सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता, तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टडी हार्डर, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको अपना पूरा 100% डेडिकेशन देना होता है। तो शायद देखो महिलाओं का जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है लोअर जुडिशरी में, वो भी बहुत हद तक जो है इम्पैक्ट हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबके लिए एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट है, लेकिन देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं, लिखती हैं अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उनके फैमिली के द्वारा जो है उनको एक टाइम के बाद प्रेशर आने लगता है to form their own families, to get married, to have kids and all that, ठीक है। तो ये शायद कहीं ना कहीं काफी सारी महिलाओं के लिए जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अनदर एस्पेक्ट जो है हमारे सामने यहाँ पे आता है रिगार्डिंग द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं यंग लॉयर्स होते हैं जिनके फैमिली में कोई भी, किसी ने कभी वकालत पढ़ा ही नहीं है, और वो पहली बार जो है ही इज द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, यानी ही इज द फर्स्ट पर्सन इन हिज फैमिली जो कोर्ट में जाके अभी पहला कदम रखने वाले। तो ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो है वकालत बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से जो है बहुत ज़्यादा टोल ले सकती है, उनके मेंटल हेल्थ पे भी, उनके फिजिकल हेल्थ पे भी, उनके पॉकेट पे भी, यानी फाइनेंशियली भी। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट से बात करी तो मुझे पता चला कि काफ़ी बच्चों का ये भी कंसर्न है कि मैम 3 साल प्रैक्टिस जो है वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन 3 साल तक हम अपनी रोजी रोटी क्या करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। 3 साल हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, एडवोकेसी किसके अंदर करेंगे, कौन हमको अपने चेंबर में बिठाएगा, ठीक है। सीनियर एडवोकेट्स के अंडर जो है काम करना पड़ेगा, स्टाइपेंड्स वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, सैलरी तो बहुत दूर का बात है, ठीक है। सो दिस इज द कंसर्न जो हर एक यंग एडवोकेट का है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये भी अराइज हो जाता है कि यार प्रैक्टिस को
और जो है यहाँ पे प्रैक्टिस को और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें। क्योंकि प्रिपरेशन में तो आपको, अगर आप एक मीडियोकर बच्चे हो, अगर आपका दिमाग बहुत एक्सपोनेंशियल, बहुत अच्छा, आपका दिमाग बहुत तेज है, तो आपको 2-4 घंटे शायद पढ़ने की जरूरत पड़ती है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है। लेकिन जनरली जो एक एवरेज बच्चा होता है, उसको जुडिशरी की तैयारी करने के लिए कम से कम 8-9 घंटे तो रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो कोर्ट को, प्रैक्टिस को और अपना प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करेगा, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर। तो देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि अगर एक आईएएस, पीसीएस या फिर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप अपॉइंट हो सकते हैं अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, दैट मीन्स आईएएस बनने के लिए सिर्फ आपको 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन अगर आपको जज बनना है, अगर आपको जुडिशरी में एंटर होना है, तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा जिसमें आपको 5 से 6 साल लगेंगे, यानी डबल। आईएएस बनने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और यहाँ पे एलएलबी करने के लिए आपको 5 से 6 साल का जो है कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3 साल का। तो किस तरीके से ये जस्टिफाइड है, इसका क्या आंसर हो सकता है? जज के लिए इतने सारे रिक्वायरमेंट्स, इतने सारे क्वालिफिकेशंस क्यों, बल्कि एक आईएएस के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका क्या पर्टिकुलर आंसर हो सकता है? बार काउंसिल के द्वारा क्या हमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर डेटा मिल सकता है, या ऐसा कोई पर्टिकुलर आंसर मिल सकता है, प्रेस रिलीज मिल सकता है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन मिल सकता है? तो वो स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए इस टाइम पे काफी ज्यादा जो है रिलीविंग होगा। एक बार ये बताया जाए कि ये चीजें इनिशिएट कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए इस सारे पॉइंट पे, तो शायद जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं इतने डेवास्टेटेड मोड में हैं इस वक्त, तो उनको एक हद तक जो है क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, मेरा यही पर्सपेक्टिव है। आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है अपने थॉट्स को जरूर यहाँ पे अच्छे से बताइएगा। खुल के अपने थॉट्स को आप लोग बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।